नमस्कार। तो आज हम भारत के जंगलों, पहाड़ों और मैदानों में बसे कुछ सबसे शानदार जगहों की सैर करने वाले हैं। हमारे राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो एक तरह से भारत की वाइल्ड लाइफ हॉटस्पॉट्स की एक चेकलिस्ट हैं। तो आज का हमारा मकसद इन जगहों से जुड़े ज़रूरी और दिलचस्प किस्सों को जानना है और ये समझना है कि भारत की प्राकृतिक विरासत इतनी अनमोल क्यों है। बिल्कुल। और ये सिर्फ जगहों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि ये संरक्षण की कहानियों का, अनोखे जानवरों के घरों का और उन कोशिशों का एक नक्शा है जिनसे भारत की अद्भुत जैव विविधता बची हुई है। हर नाम के पीछे एक पूरी दुनिया है। तो फिर चलिए इस मज़ेदार सफ़र को शुरू करते हैं और शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से भारत में वन्य जीव संरक्षण की आधुनिक कहानी शुरू हुई। मेरा मतलब है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। यह भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है ना? हाँ बिल्कुल। 1936 में बना ये पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था और ये उत्तराखंड में स्थित है। अच्छा। वो विलुप्त होने से बचाने की नींव रखी। प्रोजेक्ट टाइगर, ये नाम तो हम सब ने सुना है। तो ये 1973 में शुरू हुआ था? जी हाँ। ये वाकई एक बहुत बड़ा मोड़ था। कॉर्बेट के अलावा और कौन से पार्क्स इस प्रोजेक्ट की शुरुआती हीरो थे? उस पहली लिस्ट में रणथंभौर जैसे पार्क भी शामिल थे। रणथंभौर, राजस्थान वाला? हाँ, रणथंभौर जो राजस्थान में है, आज भी अपनी शानदार बाघों की आबादी के लिए जाना जाता है। वहाँ के बाघ तो अपनी अलग पहचान के लिए मशहूर है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के कान्हा को भी इसमें शामिल किया गया था। अच्छा, मध्य प्रदेश का जिक्र आया है तो यहाँ रुकना ही पड़ेगा। इसे तो टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ बाघों की संख्या सबसे ज्यादा है। हाँ, सबसे ज्यादा। और शायद सबसे ज्यादा नेशनल पार्क भी यही है। एकदम सही। मध्य प्रदेश इस मामले में वाकई भारत का दिल है। कान्हा के अलावा बांधवगढ़ नेशनल पार्क भी यही है, जहाँ बाघों का घनत्व मतलब डेंसिटी दुनिया में सबसे ज्यादा मानी जाती है। मतलब वहाँ बाघ दिखने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। बिल्कुल। और पेंच नेशनल पार्क भी है जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में फैला हुआ है। कान्हा का नाम सुनते ही मुझे हमेशा द जंगल बुक की याद आती है। क्या ये सच है कि रुडयार्ड किपलिंग को प्रेरणा यहीं से मिली थी? हाँ, ये काफी हद तक माना जाता है। कान्हा और पेंच के घने साल के जंगल, वो खुला घास का मैदान और वहाँ के जानवर, मोगली वाले जंगल। हाँ कह सकते हैं, खासकर बारहसिंघा जिसे स्वॉम्प डियर भी कहते हैं, ये सब मिलकर वही माहौल बनाते हैं जैसा किपलिंग ने अपनी कहानियों में बताया है। और कान्हा ने बारहसिंघा को विलुप्त होने से बचाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, जो अपने आप में संरक्षण की एक बड़ी सफलता है। ये तो कमाल की बात है। अच्छा, बाघों से हटकर अगर हम भारत के दूसरे बड़े और शानदार जानवर की बात करें तो जहन में एशियाई शेर का नाम आता है। और उसके लिए तो सिर्फ एक ही पता है, गिर नेशनल पार्क। बिल्कुल। गुजरात में स्थित गिर नेशनल पार्क दुनिया की एकमात्र जगह है जहां एशियाई शेर अपने प्राकृतिक घर में रहते हैं। एकमात्र जगह? हाँ, और ये बात इसे बेहद खास बना देती है। एक समय था जब ये शेर विलुप्ति की कगार पर थे, लेकिन संरक्षण के प्रयासों की वजह से आज इनकी आबादी अच्छी खासी बढ़ गई है। जब हम गुजरात की बात कर ही रहे हैं तो मुझे याद आ रहा है कि भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान यानी मरीन नेशनल पार्क भी तो वहीं है। हाँ, कच्छ की खाड़ी में। कच्छ की खाड़ी? हाँ, कच्छ की खाड़ी का मरीन नेशनल पार्क भारत का पहला समुद्री पार्क है। यहाँ का इकोसिस्टम बिल्कुल अलग है। यहाँ आपको कोरल रीफ, मैनग्रोव और कई तरह के समुद्री जीव देखने को मिलते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि वाइल्ड लाइफ सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र के नीचे भी है। और रेगिस्तान का क्या? क्या थार के रेगिस्तान में भी कोई नेशनल पार्क है? जरूर है। राजस्थान में डेजर्ट नेशनल पार्क है। अच्छा। ये थार मरुस्थल के अनोखे इकोसिस्टम को बचाने के लिए बनाया गया है। यहाँ आपको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जैसा दुर्लभ पक्षी मिलता है जो गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। यह पार्क उस धारणा को तोड़ता है कि रेगिस्तान में जीवन नहीं होता। चलिए अब पूर्वोत्तर भारत की ओर चलते हैं। असम का काजीरंगा नेशनल पार्क, जिसका नाम सुनते ही एक सींग वाले गैंडे की तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है। और सही भी है। काजीरंगा एक सींग वाले गैंडों का दुनिया का सबसे बड़ा घर है। सबसे बड़ा घर? जी, दुनिया के लगभग 2/3 गैंडे यहीं पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा ये पार्क इतना महत्वपूर्ण है कि इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इसका मतलब क्या होता है? मतलब ठीक से
इसका मतलब है कि उस जगह को पूरी दुनिया की साझा विरासत माना जाता है और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी वैश्विक स्तर पर समझी जाती है। अच्छा, यस। तो ये ग्लोबल रिकॉग्निशन है। हाँ भारत में काजीरंगा के अलावा हाँ असम का ही मानस नेशनल पार्क, पश्चिम बंगाल का सुंदरबन, राजस्थान का केवलादेव और हिमाचल का ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क भी इस लिस्ट में शामिल हैं। सुंदरबन का जिक्र आया है। ये तो अपने आप में एक रहस्यमयी दुनिया है, दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल। हाँ, पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरबन गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पर बना है। यहाँ की खासियत है मैंग्रोव, मतलब वो पेड़ जो खारे पानी में उगते हैं। और यहाँ के बाघ, रॉयल बंगाल टाइगर, वो भी बहुत अनोखे हैं। अनोखे कैसे? वो पानी में तैरने और यहाँ के मुश्किल हालात में रहने के लिए ढल चुके हैं। अरे वाह। अब उत्तर की तरफ हाँ। पहाड़ों का रुख करते हैं। लद्दाख का हेमिस नेशनल पार्क, मैंने सुना है कि ये हिम तेंदुओं यानी स्नो लेपर्ड्स का गढ़ है। बिल्कुल। हेमिस नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और इसे स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। जी। ऊंचे बर्फीले पहाड़ों के बीच इस मायावी जानवर को देखना एक अद्भुत अनुभव होता है। और थोड़ा नीचे जम्मू कश्मीर में दाचीगाम नेशनल पार्क है, जो किसी और खास जानवर के लिए जाना जाता है ना? हाँ, दाचीगाम कश्मीरी हंगुल या बारासिंगा का एकमात्र घर है। अच्छा, सिर्फ वहीं मिलता है? जी हाँ, ये हिरण की एक गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति है और दाचीगाम इसके अस्तित्व के लिए आखिरी उम्मीद है। उत्तराखंड में भी तो फूलों की घाटी और नंदा देवी जैसे बेहद खूबसूरत पार्क हैं। फूलों की घाटी या वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क अपने एल्पाइन फूलों के लिए मशहूर है, जो मॉनसून में पूरी घाटी को रंगों से भर देते हैं। और नंदा देवी नेशनल पार्क, जो नंदा देवी पर्वत के चारों ओर है, एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ये दोनों मिलके यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल बनाते हैं। अच्छा, आपने बायोस्फीयर रिजर्व का जिक्र किया। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व में क्या फर्क होता है? ये अक्सर कंफ्यूज करता है। ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या वन्यजीव अभयारण्य का मुख्य मकसद किसी खास प्रजाति या कुछ प्रजातियों की रक्षा करना होता है। इसमें कुछ मानवीय गतिविधियों की इजाजत हो सकती है। अच्छा। नेशनल पार्क में नियम बहुत सख्त होते हैं और इसका उद्देश्य पूरे इकोसिस्टम को बचाना होता है। और बायोस्फीयर रिजर्व? बायोस्फीयर रिजर्व एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसमें न सिर्फ वन्य जीवों बल्कि उस इलाके में रहने वाले इंसानी समुदायों और उनकी पारंपरिक जीवन शैली को भी टिकाऊ तरीके से सहेजा जाता है। तो ये बहुत बड़े एरिया को कवर करता होगा? हाँ, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी था। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये तो दक्षिण भारत में है और 3 राज्यों में फैला है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। एकदम सही। और इसी विशाल बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क और पेरियार नेशनल पार्क जैसे कई महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र। ओह, तो ये सब जुड़े हुए हैं? एक तरह से, हाँ। साइलेंट वैली अपनी अछूती जैव विविधता के लिए जानी जाती है, तो वहीं पेरियार हाथियों और बाघों के लिए प्रसिद्ध है। हाथियों की बात हुई तो प्रोजेक्ट एलिफेंट का भी जिक्र करना जरूरी है। बिल्कुल, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर बाघों के लिए था, वैसे ही प्रोजेक्ट एलिफेंट हाथियों, उनके आवास और उनके कॉरिडोर्स को बचाने के लिए शुरू किया गया एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। हमने बड़े जानवरों की बहुत बात कर ली, अब पक्षियों के बारे में बात करते हैं। राजस्थान का भरतपुर पक्षी अभयारण्य, जिसे अब केवलादेव घाना नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। हाँ, केवलादेव। ये जगह प्रवासी पक्षियों के लिए स्वर्ग है। सर्दियों में हजारों मील दूर से साइबेरिया जैसी जगहों से पक्षी यहाँ आते हैं, जिनमें प्रसिद्ध साइबेरियन क्रेन भी शामिल हैं। ओडिशा की चिल्का झील भी तो पक्षियों के लिए बहुत मशहूर है। हाँ, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और ये भी प्रवासी पक्षियों का एक बहुत बड़ा ठिकाना है। उड़ीसा में ही एक और अद्भुत जगह है, भितरकनिका नेशनल पार्क। भितरकनिका? ये ऑलिव रिडले कछुओं के लिए विश्व प्रसिद्ध है। हर साल लाखों की संख्या में ये कछुए यहाँ समुद्र तट पर अंडे देने आते हैं। लाखों की संख्या में? जी हाँ, ये नज़ारा प्रकृति की किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये तो वाकई अविश्वसनीय है। हम इतनी सारी जगहों की बात कर रहे हैं, पर इन सबको कानूनी रूप से कौन सा अधिनियम सुरक्षा देता है? इन सभी संरक्षित क्षेत्रों की नींव है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का एक्ट। हाँ, ये वो ऐतिहासिक कानून है जिसने भारत में वन्य जीवों के शिकार पर सख्त पाबंदी लगाई और नेशनल पार्क और सैंक्चुरी बनाने का ढांचा तैयार किया। कुछ और पार्क हैं जो जहन में आ रहे हैं, जैसे ओडिशा का सिमलीपाल और राजस्थान का सरिस्का।
ये भी टाइगर रिजर्व है ना? हाँ, दोनों ही महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व्स हैं। सरिस्का राजस्थान के अलवर जिले में है और सिमलीपाल ओडिशा में। एक और है सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य, जो दिल्ली के पास गुरुग्राम में है और वीकेंड पर पक्षी देखने वालों के लिए एक लोकप्रिय जगह है। एक सवाल जो हमेशा मन में आता है, भारत में आज लगभग कितने नेशनल पार्क हैं? इनकी संख्या 100 से ज्यादा है और ये लगातार बढ़ रही है। 100 से ज्यादा? जी, अभी हाल तक पंजाब एकमात्र ऐसा राज्य था जहां कोई नेशनल पार्क नहीं था, लेकिन अब लगभग सभी राज्यों में संरक्षित क्षेत्र मौजूद है। तो हमने भारत के कोने-कोने का एक तरह से दौरा कर लिया। उत्तर में हिमिस से लेकर दक्षिण में पेरियार तक, पश्चिम में गिर से लेकर पूर्व में काजीरंगा तक। ये विविधता ही कमाल की है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि भारत की प्राकृतिक संपदा कितनी विशाल और विविध है। हर पार्क की अपनी एक कहानी है, अपना एक हीरो है, चाहे वो बाघ हो, शेर, गैंडा या फिर एक छोटा सा कछुआ। तो इस पूरी चर्चा से जो एक बड़ी तस्वीर उभरती है, वो ये है कि पिछले 50-60 सालों में भारत ने वन्यजीव संरक्षण में एक लंबा सफर तय किया है। 1972 का कानून, प्रोजेक्ट टाइगर और इतने सारे पार्कों की स्थापना, ये सब उसी की गवाही देते हैं। सही कहा। और यहीं से हमारे लिए सोचने का एक नया सवाल पैदा होता है। अच्छा? हमने जिन पार्कों और कानूनों की बात की, वे 20वीं सदी की चुनौतियों का जवाब थे, मुख्य रूप से शिकार और आवास का विनाश। लेकिन आज 21वीं सदी में चुनौतियां बदल रही हैं। अब हमारे सामने क्लाइमेट चेंज, मानव वन्यजीव संघर्ष का बढ़ता पैमाना और विकास का दबाव जैसी नई समस्याएं हैं। बहुत दिलचस्प मुद्दा है। तो सोचने वाली बात यह है कि आने वाले 50 सालों में संरक्षण की कहानी कैसी दिखेगी? बिल्कुल। भविष्य में जब इस विषय पर कोई चर्चा होगी, तो क्या उसमें नए तरह के सवाल होंगे, जैसे कौन सा पार्क समुद्र के बढ़ते जल स्तर से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ, या किस टेक्नोलॉजी ने मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई, या शायद क्या हम किसी विलुप्त प्रजाति को वापस लाने में कामयाब हुए? हाँ बिल्कुल। ये सवाल हमें बताते हैं कि आज हम जो कदम उठा रहे हैं, वे कल की विरासत तय करेंगे। एक बहुत ही जरूरी विचार। इसी सोच के साथ आज की ये गहरी पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं।